हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सुकून एफएम चैनल पर मैं मनदीप आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सुन रहे हैं सीक्रेट घर जमाई कहानी। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लग रही है। और जो जो मेरे दोस्त नए चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो प्लीज़ अपने शहर और अपने गांव का नाम लिखकर ज़रूर भेजें, जिससे पता चले कि आप लोग कहां से हमारी कहानी सुनते हैं। दोस्तों, आज के 74वें एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। सीक्रेट घर जमाई कहानी 74वां एपिसोड शुरू करते हैं। समर ने कियारा के सामने भी करण को बेवकूफ कह दिया था। अब उसे लग रहा था कि अब तो उसने उसे रंगों हाथों पकड़ लिया है और अब तो उसे वो सबक सिखाकर ही रहेगा। वो वास्तव में सीओ के सामने थोड़ा दिखावा करना चाहता था ताकि समर की कुरूपता उजागर हो सके और वो उसे नौकरी से निकाल सके। हालांकि चरण को इस बात से हैरानी हुई कि समर को उसकी बातों का जरा भी परवाह नहीं। समर लापरवाही से ऑफिस में आया, एक कुर्सी पकड़ी और बैठ गया जो बेहद घमंडी लग रहा था। शरण के चेहरे पर उदासी छाने लगी। वो इंडस्ट्री के बोर्ड मेंबर्स का पोता था और उसे अभी तक सीईओ के ऑफिस में बैठने का मौका नहीं मिला था। लेकिन ये आदमी कौन था जो ऑफिस में आते ही ऐसे बैठने की हिम्मत कर रहा था। चरण को और भी ज्यादा अधिक आश्चर्य कियारा के रवैये से हुआ। उसने समर के इस व्यवहार पर जवाब में एक मुस्कान के साथ दिया। तभी कियारा ने अपने हाथ हिलाते हुए चरण से कहा, चरण, तुम अब जा सकते हो। चरण की आंखों में गुस्सा झलक रहा था। उसने कहा, सीओ मैम। हालांकि उसे इस बात करने का कोई मौका नहीं मिला था। उससे पहले ही उसे बीच में ही कियारा ने टोक दिया। उसने ठंडे स्वर में कहा, चरण, मैं तुमसे कई बार कह चुकी हूँ, तुम जा सकती हो। क्या तुमने मेरी बात सुनी नहीं? इस बार कियारा का स्वर थोड़ा तीखा था। उसकी आवाज में ऐसा लग रहा था जैसे वो गुस्से में है। कियारा चरण की बार बार एक ही बात सुनकर तंग हो गई थी, इसलिए वो उसे अब गुस्सा आ रहा था। कियारा को क्रोधित होता देखकर चरण ने अपने कंधे उचकाए। उसने समर को एक ठंडी नजर से देखा और फिर सीओ ऑफिस से बाहर निकल गया। चरण के जाने के बाद समर मुस्कुराया। उसने हंसते हुए कहा, मुझे पता है मेरी पत्नी हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती है। तुम मुझे ऐसे कंपनी से बाहर नहीं निकालोगी ना। कियारा ने समर के मजाक का जवाब कोई मीठी मुस्कान के साथ नहीं दे पाई, बल्कि उसने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, आपने उसे मंदबुद्धि कहा। मुझे डर है कि वो इस बात को ऐसे नहीं जाने देगा। कियारा को यह सोचकर हैरानी हो रही थी कि समर ने चरण को मंदबुद्धि कहा था। चरण की बात तो छोड़िए, अगर उसे भी ये नाम दिया जाता तो उसे भी अच्छा नहीं लगता। समर ने हैरान होते हुए कहा, हाँ नहीं, क्या चरण कोई बड़ा आदमी है? क्या कोई चिंता की बात है? कियारा ने थोड़ा सोचते हुए कहा, मैं उससे नहीं डरती, मुझे बस चिंता है कि उसके दादा रणविजय मुझे परेशान करेंगे। समर ने अपनी भौहें टेढ़ी करते हुए पूछा, रणविजय, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फाउंडर? वैसे क्या तुम मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में समझा सकती हो? उसे महसूस हो रहा था कि कंपनी में कुछ छिपी हुई प्रॉब्लम थी जो कंपनी के फाउंडर्स की तरफ से आई थी। कियारा ने कड़वाहट के साथ मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि आपको पता ही है, अग्रवाल इंडस्ट्री की फाउंडेशन मेरे दादाजी ने रखी थी और उस समय शेयर होल्डर मीटिंग में तीन और लोग भी थे। वो थे रणविजय, हेमराज चड्डा और सूर्य प्रताप ठाकुर। मेरे दादाजी के पास 40% शेयर थे और बाकी के तीन बोर्ड मेंबर्स के पास 20-20% शेयर थे। तभी समर ने बीच में एक ही सवाल पूछते हुए कहा, क्या तुम्हारा मतलब ये है कि ये तीन शेयर होल्डर इस कंपनी की एनुअल प्रॉफिट का 60% हिस्सा ले जाते हैं? कियारा ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ यही बात है। हर साल वे बड़ी रकम लेकर जाते हैं, लेकिन अब वे संतुष्ट भी नहीं हैं। समर ने हैरान होते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा कि वो संतुष्ट नहीं है? कियारा ने समझाते हुए कहा, ये बहुत आसान है, वो अब और ज्यादा शेयर चाहते हैं। हाँ, जब दादाजी ने अग्रवाल इंडस्ट्री की स्थापना की थी तब इन तीनों फाउंडर्स ने भी पैसा दिया था, लेकिन उनके पास 20-20% शेयर थे, जिससे वे हर साल कुछ करोड़ रुपए कमा पाते थे।
हालांकि वे इससे संतुष्ट नहीं हैं और हमेशा और ज्यादा लेने का इरादा रखते आए हैं। उसकी आवाज में असंतोष था। समर ने बोहें चढ़ाते हुए पूछा, अगर उन्हें और शेयर नहीं मिले तो वो क्या करेंगे? कियारा ने थोड़े सोचते हुए कहा, वो संभव है कि एकजुट होकर मुझे सीईओ की पोस्ट से हटा दें, जिसका नेतृत्व तो संभवतः ही रणविजय ही करेंगे। समर ने हैरान होते हुए पूछा, हाँ नहीं, तुम अग्रवाल इंडस्ट्री के सीईओ हो और सबसे बड़ी बात, तुम इंडस्ट्री के सबसे बड़ी शेयर होल्डर हो। तुम 40% शेयर के मालिक हो। वो तुम्हें कैसे हटा सकते हैं? कियारा ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, यार, वो अकेला नहीं हटा सकता, लेकिन उन सबके पास 60% शेयर हैं, जो मेरे शेयर से भी ज्यादा हैं। जाहिर है वो अगर एक साथ हो जाएं, तो उनके पास मुझसे ज्यादा पावर है। पहले वो बहुत नासमझ थी। पहले वो मानती थी कि जब तक वो इंडस्ट्री का दायरा बढ़ा पाएगी, अच्छा प्रॉफिट कमा पाएगी, ब्रांचेज बढ़ाएगी, तब तक सब ठीक रहेगा। लेकिन अब वो लोग पहले से कहीं ज्यादा लालची हो चुके थे और जो मिलता था उससे संतुष्ट भी नहीं थे। ये भी समझ में आता है कि अग्रवाल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट पिछले कुछ महीनों में तेजी से हुआ था। न केवल कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और डायमंड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ बिजनेस हुआ, बल्कि और भी कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उनकी कंपनी को मिले थे। अच्छा प्रॉफिट भी उन्होंने कमाया था। लेकिन अब जब कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, तो बोर्ड मेंबर्स ने उस पर निशाना साधा था। समर का चेहरा काला पड़ गया और अंदर से वो गुस्से में बोला, ये बूढ़े कमीने, वे न तो किसी की मदद करते हैं और न ही तुम्हारा साथ देते हैं, लेकिन अब वो अधिक शेयर चाहते हैं। मैं उन्हें खत्म कर दूं तो कैसा रहेगा? उसकी आवाज में किलिंग इंटेंट झलक रहा था, मानो वो अगले ही पल उन बूढ़ों की जान ले लेगा। कियारा ने आंखें घुमाई और बेबसी से कहा, ये कहना बंद करिए कि आप उन्हें मार डालेंगे। मुझे पता है कि वो लालची लोग हैं, लेकिन वो मरने के लायक नहीं है। आखिरकार उन्होंने मेरे दादाजी के साथ मिलकर इस इंडस्ट्री की स्थापना की थी, इसलिए वो मेरे लिए दादाजी के ही समान हैं। कियारा की बातें सुनकर समर हंस पड़ा। उसे एहसास हुआ कि उसने जो कहा था वो उचित नहीं था। अगर वो उसके दुश्मन थे तो उन्हें मार डालना ही उचित था। हालांकि वो लालची थे, फिर भी उन्हें दुश्मन नहीं कहा जा सकता था। समर ने मन ही मन खुद से कहा, मैं आजकल कुछ ज्यादा ही आक्रामक होता जा रहा हूँ, जो कि अच्छी बात नहीं है। मुझे अब खुद पर कंट्रोल करना पड़ेगा। ये सब सोचते हुए समर ने मुस्कुराते हुए कियारा से कहा, चलो छोड़ो इस बात को, ज्यादा चिंता नहीं करते। मुझे लग रहा है कि तुम थक गई हो। चलो मैं तुम्हें मसाज दे देता हूँ। कियारा ने अपना माथा रगड़ा। उसके चेहरे के भाव से उसकी थकान का साफ पता चल रहा था। उसने कहा, हाँ, थोड़ी सी मसाज तो चाहिए। ये सही है कि मैं अभी बहुत मेहनत नहीं कर सकती। समर कियारा के पीछे चला गया। उसने अपने हाथ उसके कंधे पर रख दिया और फिर मालिश करना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले सर्वाइकल वर्टेब्रा की शुरुआत की, क्योंकि यह मानव की सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था और जो दिमाग से जुड़ा हुआ होता था। कई बार कई लोगों को अपनी सर्वाइकल में समस्याएं होती हैं, क्योंकि वो अपना ज्यादातर समय कंप्यूटर और फोन में लगा देते हैं। इन परिस्थितियों में सर्वाइकल वर्टेब्रा अकड़ जाती है, ब्लड प्रेशर भी धीमा हो जाता है और जिससे ब्लड वेसल्स पर प्रेशर पड़ता है और टिश्यूज में चोट और विकृति भी आ जाती है। इन सबके परिणाम स्वरूप थकान और चक्कर आना और सिर दर्द होना लाजमी होता है। समर ने देखा और कियारा को सर्वाइकल नहीं था। ये केवल इसलिए था क्योंकि वो लंबे समय से अपनी गर्दन को नीचे झुकाकर काम कर रही थी, इसलिए उसे सर्वाइकल वर्टिब्रा और पूरे शरीर में थकान ही महसूस हो रही थी। समर ने उसके एक एक प्रेशर पॉइंट्स को ढूंढा और उसकी मालिश शुरू कर दी, जिससे कियारा ने अपनी आंखें बंद कर ली, मालिश का आनंद लेने लगी। उसका बॉडी पेन थकान बहुत जल्द गायब हो गया। उसे मानना पड़ा कि समर की मालिश कला बहुत एक्सीलेंट थी। बेशक ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे एक्यूप्रेशर्स में महारत हासिल थी। वो उन सभी प्रेशर पॉइंट्स को जानता था और दर्द के इलाज में मदद कर सकते थे। लगभग आधे घंटे बाद कियारा को बहुत बेहतर महसूस हो रहा था। उसकी सारी थकान दूर हो गई, इसलिए उसने समर को रुकने के लिए कहा। दरअसल वो चाहती थी कि समर कुछ देर और मालिश करे, लेकिन वो अपने हाथ अपनी जगह पर नहीं रख पा रहा था। वो अब उसको जानबूझकर परेशान करने के लिए यहाँ वहां छू रहा था, इसलिए उसने उसे रुकने के लिए कहा। समर ने आह भरते हुए कहा,
ठीक है, अब मैं चलता हूँ। वो मुड़ा और ऑफिस से बाहर निकल गया। वो कियारा के साथ थोड़ी मस्ती करना चाहता था, लेकिन कियारा के पास अभी भी काम था। इसलिए उसने उसे डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा और चुपचाप अपने ऑफिस से चला गया। समर जब सेल्स डिपार्टमेंट में वापस जा रहा था तो उसने देखा चरण उसे गुस्से भरी निगाहों से घूर रहा था। जाहिर है चरण को पता चल गया था कि उसने उसका सारा सामान कूड़ेदान में फेंक दिया और ये बात उसे बहुत गुस्सा दिला रही थी। लेकिन समर ने चरण के साथ कोई बात नहीं की। जब तक चरण उससे पंगा नहीं लेगा तब तक वो उसका कोई लेना देना नहीं। अगर चरण ने ऐसा किया तो वो उसे अच्छे से सबक सिखाएगा कि किसी के साथ कैसे पेश आते हैं। तभी प्राची समर के पास आई और उसने समर से धीमी आवाज में पूछा, समर, क्या सीओ ने तुम्हें डांटा? उसकी बात सुनकर समर ने कंफ्यूजन में पूछा, सीओ मुझे क्यों डांटेंगे? प्राची ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, समर, तुमने चरण की इंसल्ट की। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो इंडस्ट्री के फाउंडर्स का पोता है। समर ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, इंडस्ट्री के फाउंडर का पोता? तो क्या हुआ? अगर उसने मेरे साथ पंगा लिया तो मैं उसे पीटूंगा भी। प्राची ने मुंह बनाते हुए कहा, बकवास मत करो समर। समर एकमात्र व्यक्ति था जिसने ये कहने की हिम्मत की कि वो चरण को पीट देगा। किसी और व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं थी कि ऐसा कह सके। प्राची उसको थोड़ा कंफ्यूजन में देख रही थी। वो जानती थी कि समर जो कहता है वो कर भी देता है। तभी समर अपनी कुर्सी पर बैठ गया, डेस्क पर रखी फाइलें पढ़ने लगा। ये फाइलें इंदौर के भाटिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के द्वारा दिए गए 50 करोड़ के ऑर्डर की थी। इंडस्ट्री ने पहले ही उत्पादन पूरा कर लिया था और शिपमेंट का इंतजार कर रही थी। लेकिन अचानक भाटिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने रिफंड का दावा कर दिया। ये समझ में आता है कि वो माल वापस करना चाहते थे, लेकिन मुद्दा ये था कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन के लिए मुआवजा देने से इनकार कर दिया, जिस पर अग्रवाल इंडस्ट्रीज सहमत नहीं थी। अग्रवाल इंडस्ट्री दो तरह की ज्वेलरी का बिजनेस करती थी। एक तो खुद ही ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करती थी और उसकी मार्केट करती थी। दूसरा पर्सनल या किसी दूसरे इंडस्ट्री के हिसाब से कस्टमाइज ज्वेलरी भी बनाती थी। ये सिस्टम उन लोगों के लिए था जो ज्वेलरी की खास डिजाइन को पसंद करते थे। अग्रवाल इंडस्ट्रीज से उनके लिए ज्वेलरी बनाने की रिक्वेस्ट करते थे। कस्टमाइज ज्वेलरी कस्टमर की खास पसंद पर आधारित होती थी, जिसे दूसरों के हिसाब के से उसे तैयार किया जाता था। अगर कोई और ऑर्डर देकर उसे रद्द करना चाहता था तो उसे भी कोई दिक्कत नहीं थी, बशर्ते कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर उसे 10% मुआवजा देना पड़ता था। समर ने भौहें चढ़ाई। भाटिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने 50 करोड़ का ऑर्डर दिया था, इसलिए उसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए 5 करोड़ का मुआवजा देना था। हालांकि उन्होंने वो राशि देने से इनकार कर दिया। असल में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का मुआवजा अग्रवाल इंडस्ट्री के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके लिए प्रतिष्ठा ज्यादा मायने रखती थी। जैसा कि कहा जाता है, बिना मानदंड और मानकों के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। हर बिजनेस के अपने नियम होते हैं। अगर अग्रवाल इंडस्ट्री इस बात पर ध्यान न देगी तो इससे यह भी हो सकता है कि दूसरी इंडस्ट्रीज या लोगों पर भी हर्जाना देकर उसके ऑर्डर वापस ले लें। नतीजन अग्रवाल इंडस्ट्री को नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए समर ने मन ही मन सोचा, हमें कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन के लिए मुआवजा तो मिलना ही चाहिए। जाहिर है समर ने कंप्यूटर पर ज्वेलरी सेल की फाइलें देखी और जो व्यक्ति भाटिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से निपटता था वो इरा थी, जिसका मतलब था कि वो इस मामले के लिए जिम्मेदार थी। समर उठा और सेल्स डायरेक्टर के ऑफिस की तरफ चल पड़ा। वो इरा की मदद करने का प्लान बना रहा था। जब वो ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा इरा दुखी होकर कुर्सी पर बैठी थी। वो उदास लग रही थी। समर ने इरा को सलाम किया और कहा, इरा, तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन अगर तुम उदास चेहरा बनाए रखोगी तो तुम बिल्कुल बदसूरत हो जाओगी। समर की आवाज सुनकर इरा ने उसे एक प्यार भरी नजर से देखा और पूछा, अरे समर, क्या तुम मुझे देखने के लिए यहाँ आए हो? समर ने एक कुर्सी खींची और उस पर बैठते हुए बोला, इरा, मैंने सेल्स डिपार्टमेंट की फाइलें देखी हैं कि तुम एक 50 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही थी, लेकिन कस्टमर ने अब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। क्या तुम उसकी वजह से परेशान हो? हीरा ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, समर, तुम सही कह रहे हो, मैं उस मामले को लेकर ही परेशान हूँ। लेकिन भाटिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री इंदौर की बड़ी इंडस्ट्री है जिसके पास बेशुमार संपत्ति है और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया है। इसलिए
हम कुछ नहीं कर सकते। जाहिर है अगर कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन हुआ था तो नुकसान सिर्फ अग्रवाल इंडस्ट्री को ही नहीं बल्कि इरा को भी हो रहा था, क्योंकि ये उसका मामला था और उसे सेल्स डिपार्टमेंट की डायरेक्टर होने की इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वो इस नुकसान की भरपाई अपनी सैलरी से नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके लिए 5 करोड़ बहुत बड़ी रकम थी। हालांकि इरा के मन में जो कुछ भी था उसे ने समर को बता दिया था, लेकिन उसने ज्यादा उम्मीदें नहीं रखी। उसके हिसाब से समर भाटिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का कुछ नहीं कर सकता था। बाकी छोटी कंपनियों के मुकाबले भाटिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी और प्रभावशाली कंपनी थी। हाँ, समर ने पहले भी ईगल गैंग से कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन के लिए 1 करोड़ का मुआवजा वसूलने में प्राची की मदद की, लेकिन वो सिर्फ गुंडे थे। भाटिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री जैसी कंपनी नहीं थी। हीरा यही सब सोच रही थी, तभी समर के चेहरे पर मुस्कान आई और उसने कहा, हीरा चिंता मत करो, तुम ऐसे ऑफिस में बैठकर उनसे पैसे नहीं निकलवा सकती। तुम एक काम करो, मेरे साथ बाहर चलो। हीरा ने हैरान होकर कहा, बाहर चलूं? लेकिन कहाँ? समर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, भाटिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और कहाँ? हीरा ने दुखी होकर कहा, समर, भाटिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मैं वहां कई बार जा चुकी हूँ, उन्होंने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। समर ने कुर्सी पर खड़े होते हुए कहा, हीरा मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए भाटिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से मुआवजे की रकम वसूलूंगा। उसने हीरा का हाथ पकड़ा और उसको लेकर बाहर निकल गया। वो हीरा की मदद करके अग्रवाल इंडस्ट्री की मदद कर रहा था। समर उसका हाथ पकड़कर चल रहा था, लेकिन हीरा बुरी तरह से शर्मा गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। समर के साथ उसका रिश्ता अस्पष्ट था। समर ने उसे एक बार किस भी किया था, उसका बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग भी कर चुका था। उसके मन में समर के लिए फीलिंग्स थी, फिर भी वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकती थी। हीरा ने धीमी आवाज में शर्माते हुए कहा, समर, मेरा हाथ छोड़ो, अगर किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। उसकी बात सुनकर समर मुस्कुराया, लेकिन उसने हीरा का हाथ नहीं छोड़ा। उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी कि दूसरे क्या सोचेंगे। उसने बस वही किया जो उसका मन करता था। संयोग से जैसे वो हीरा के ऑफिस से निकले तो चरण से टकरा गई। चरण ने जब समर और हीरा को देखा तो उसने आश्चर्य से कहा, तुम तुम लोग? वो अभी अभी सेल्स डिपार्टमेंट में आया था और वो स्वाभाविक रूप से हीरा को जानता था, लेकिन उन्हें हाथ पकड़े देखकर वो हैरान था। आखिरकार समर एक रेगुलर एम्प्लॉय ही तो था। समर ने चरण की तरफ देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, मंद बुद्धि, तुम क्या देख रहे हो? क्या तुमने कभी कोई सुंदर लड़की नहीं देखी? चरण गुस्सा करने ही वाला था, लेकिन उसने अपने गुस्से को दबा लिया, क्योंकि डायरेक्टर इरा वहां मौजूद थी। वो मूर्ख नहीं था। यह स्पष्ट था कि इरा और समर के बीच एक खास रिश्ता था। समर ने चरण पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इरा के साथ कंपनी बिल्डिंग से बाहर निकल गया। उनको ऐसे बाहर जाता हुआ देखकर चरण ने खुद से धीरे से कहा, समर, भाग लो जितना भागना है। मैं आज रात अपने दादाजी से मिलूंगा। बहुत जल्द मैं तुम्हें अग्रवाल इंडस्ट्री से बाहर निकलवा दूंगा। वहीं इरा ने बाहर आते ही समर से कहा, समर, तुम्हें चरण से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। वो कोई आम एम्प्लॉय नहीं है। समर ने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराते हुए कहा, आम एम्प्लॉय नहीं है, मुझे मालूम है। उसके दादा सिर्फ कंपनी के एक बोर्ड मेंबर और फाउंडर हैं। ईरा ने हैरान होते हुए कहा, ओह, जब तुम जानते हो कि उसके दादा कंपनी के फाउंडर और बोर्ड मेंबर हैं, तो तुमने उससे मंदबुद्धि क्यों कहा? समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वो मेरी आंखों में रड़कता है। उसकी बात सुनकर ईरा ने उसे अवाक होकर देखा। उसने मन ही मन सोचा, क्या सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आंखों में रड़कता है तुमने उसकी इंसल्ट कर दी? अगर वो तुम्हें ऑफेंड करेगा तो तुम उसे मारोगे। समर ईरा को लेकर कार पार्किंग की तरफ जा रहा था। दोनों एक गाड़ी में भाटिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की तरफ चल पड़े। समर तेजी से भाटिया ग्रुप के इंडस्ट्री की तरफ चल पड़ा था और 30 मिनट बाद वो दोनों वहां पहुंच भी गए। भाटिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री शहर के बीचों बीच स्थित थी। ये एक बड़ी कंपनी थी और इसकी ऑफिस बिल्डिंग 18 मंजिल ऊंची थी। भाटिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री मेडिसिन, रियल एस्टेट, टूरिज्म जैसे कई क्षेत्रों में काम करती थी। भाटिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज भाटिया परिवार का हिस्सा था और भाटिया परिवार ने मेहरा परिवार की जगह ले ली थी और इंदौर के 4 बड़े परिवारों में से एक बन गए थे। इसलिए वो स्पष्ट रूप से शक्तिशाली थे। समर और इराज जैसे ही कंपनी बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने लगे तो उन्हें कंपनी की सिक्योरिटी ने रोक लिया।
सिक्योरिटी गार्ड हट्टा कट्टा था और इतनी बड़ी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए हट्टा कट्टा तो जरूरी ही होना था। ज्यादातर सिक्योरिटी गार्ड रिटायर्ड फौजी थे। ये हट्टा कट्टा आदमी भी एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्स का मेंबर था। लंबे सिक्योरिटी गार्ड ने हाथ से उनका रास्ता रोकते हुए कहा, रुक जाइए, ये भाटिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री है। यहाँ ऐसे अजनबी को अंदर जाने की इजाजत नहीं। उसकी हथेली खुरदरी थी, उसमें कई खुरदरे निशान थे। समर ने थोड़ा कड़क आवाज में कहा, मैं तुम्हारे सीईओ से मिलने जा रहा हूं। सिक्योरिटी गार्ड ने मना करते हुए कहा, देखिए हमारे सीईओ बहुत बिजी हैं, कोई भी उनसे नहीं मिल सकता। समर ने गुस्से में कहा, मैं अग्रवाल इंडस्ट्री का एम्प्लॉय हूं और मैं यहाँ मुआवजा वसूलने आया हूं। तुम अपने सीईओ को फोन करके बता दो कि मैं उनसे मिलने आया हूं। लंबे सिक्योरिटी गार्ड ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हमारे सीईओ से पहले ही कहा है कि अग्रवाल इंडस्ट्री से किसी भी इंसान से वो नहीं मिलेंगे। अग्रवाल इंडस्ट्री से कोई भी यहाँ अंदर एंटर भी नहीं हो सकता है। सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर समर की भौहें तन गई। उसकी आंखों में नाराजगी की झलक आ रही थी। उसकी बात से साफ पता चल रहा था कि भाटिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का सीईओ मुआवजा देना नहीं चाहता। उसने सिक्योरिटी गार्ड को भी सूचित कर दिया कि अग्रवाल इंडस्ट्री को अगर कोई भी एम्प्लॉय आए तो वो अंदर ना आने दे। तब ईरा ने भौहें चढ़ाई और कहा, समर ये लोग हमें अंदर नहीं जाने देंगे, अब हमें क्या करना चाहिए? समर ने आगे बढ़ते हुए कहा, चिंता मत करो, हमें अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज मैं इनके सीईओ से तो मिलकर रहूंगा। जब लंबे कद के सिक्योरिटी गार्ड ने देखा कि समर उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर रहा है, तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपनी मुट्ठी जोर से बांधी और समर को पंच मारने के लिए तैयार हो गया। उसने इस आदमी को सबक सिखाने की ठान ली थी, लेकिन समर ने झटके से सिक्योरिटी गार्ड का पंच पकड़ लिया। उसने धक्का देकर सिक्योरिटी गार्ड को जमीन पर गिरा दिया और उसके पिछवाड़े पर जोरदार किक मारी। उस सिक्योरिटी गार्ड को पता चल गया कि समर ताकतवर बहुत है, इसलिए उसने जल्दी से दूसरे सिक्योरिटी गार्डों से संपर्क किया। फिर उन्होंने समर को पंच मारा। बदकिस्मती से वो सिक्योरिटी गार्ड समर के सामने टिक नहीं पाए। समर ने कुछ ही वार में उन्हें हरा दिया था। समर ने जमीन पर पड़े सिक्योरिटी गार्डों को तिरस्कार से देखा। फिर उसने इरा का हाथ पकड़ा और सीईओ के ऑफिस की तरफ चल पड़ा। वहीं इस समय भाटिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के सीईओ ऑफिस में एक युवक सीईओ की कुर्सी पर बैठा था। वो अपने सामने खड़ी सुंदर सी लड़की को घूर रहा था। उस युवक का नाम अमित भाटिया था। वो भाटिया परिवार का यंग मास्टर और भाटिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का सीईओ था। अमित के सामने एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। उसका चेहरा आकर्षक था और उसने चटक लाल लिपस्टिक लगाई थी। उसने एक लो कट पर्पल ड्रेस पहनी थी, जिसमें उसका आकर्षक फिगर और भी आकर्षक लग रहा था। जाहिर है ये हसीना अमित को रिझाने की कोशिश कर रही थी, वरना वो इतनी सज धज कर क्यों आती। अमित ने गर्मजोशी से कहा, निकिता, मेरे मन में तुम्हारे लिए सचमुच फीलिंग्स है। मैं इतने लंबे समय से तुम्हें फॉलो कर रहा हूं। प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। निकिता ने मोहक मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी अगर तुम मेरे एक काम करने में मदद कर दो। अमित ने एक्साइटेड होकर कहा, मैं तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाने के लिए कुछ भी करूंगा। उसका चेहरा लाल हो गया था। निकिता ने नफरत भरे स्वर में कहा, मैं चाहती हूं कि समर मर जाए। अगर तुम उसे मारने में वादा करते हो तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूं। ये कहते हुए उसने अपने दांत पीच लिए। अमित ने भौहें चढ़ाकर पूछा, निकिता, तुम समर को क्यों मरवाना चाहती हो? वो समर को अच्छे से जानता था। समर ने पहले भी उसे शादी का जोड़ा छीन लिया था। वो उसकी हरकतों से नाराज था। उसने समर को सबक सिखाने के लिए गुंडों का एक गैंग से भी काम करवाया था। अंत में गुंडों ने ही फिर उसे ही पीटा। समर के सामने घुटने टेक दिए थे। उसे अच्छी तरह याद था कि गुंडों ने समर को गॉडफादर कहा था और उसके सामने घुटने भी टेक दिए थे। गॉडफादर कोई छोटी तो उपाधि नहीं थी। आम साधारण आदमी समर था नहीं, वो जरूर ताकतवर होगा। निकिता समझ गई थी कि अमित समर का नाम सुनकर डर गया था। उसके मोहक चेहरे पर नाराजगी की एक झलक आ गई। उसने दुखी होकर कहा, अमित, क्या तुम समर से डरते हो? क्या तुम उसे मारने की हिम्मत भी नहीं कर सकते? अमित ने धीरे से उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, निकिता, ऐसा नहीं है कि मैं उससे डरता हूं। मैं तुम्हें बता दूं, समर कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो बहुत पावरफुल है।
निकिता ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, अमित, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, अगर तुम मेरे लिए समर को मारने का वादा करते हो तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूं। अमित ने कंफ्यूजन होते हुए पूछा, निकिता, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम समर को क्यों मरवाना चाहती हो? निकिता ने घृणा से कहा, समर ने मेरे स्काई रोलिंग टाइगर को मार दिया, इसलिए मैं बदला लेना चाहती हूँ। निकिता समर को मारना चाहती थी क्योंकि समर ने उसके पापा को मार डाला था, लेकिन वो जानती नहीं थी कि समर ने उसे इसलिए मारा क्योंकि स्काई रोलिंग टाइगर ने एक ट्रक से कियारा की गाड़ी को टक्कर मार दी थी, जिससे कियारा कोमा में चली गई थी और मरते मरते बची थी। उसकी बात सुनकर अमित हक्का बक्का रह गया। उसने आश्चर्य से पूछा, निकिता, अंकल को समर ने मारा है? निकिता ने गुस्से में कहा, हाँ, मैं बदला लेना चाहती हूँ। अगर तुम मेरे लिए समर को मार सकते हो तो मैं न केवल तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी बल्कि तुमसे शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर अमित के चेहरे पर खुशी की झलक आ गई। उसे निकिता बहुत पसंद थी, वो उसको दिल से लाइक करता था, इसलिए सुनकर वो बहुत खुश हो गया था कि वो शादी करने को तैयार है। उसने खुश होते हुए कहा, ठीक है, ठीक है, मैं समर को मारने में तुम्हारी मदद करने का वादा करता हूँ। हालांकि समर पावरफुल है, हम उसे जीत नहीं सकते। निकिता ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, अमित, मैं जानती हूँ समर पावरफुल है, नहीं तो वो मेरे पापा को नहीं मार पाता। हम उसे जहर देकर मार सकते हैं। अमित ने हैरान होकर पूछा, उसे जहर दे सकते हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? निकिता ने क्रूरता से कहा, मतलब बिल्कुल साफ है, तुम्हारी कंपनी को अग्रवाल इंडस्ट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए 5 करोड़ का मुआवजा देना है ना? तुम इस 5 करोड़ के बदले उन्हें कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किए गए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दे सकते हो। यदि तुम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में जहर मिला दो तो हम समर को मार सकते हैं। यह तो मानना पड़ेगा कि निकिता एक बहुत ही चालाक लड़की थी। वो जानती थी कि समर को मार्शल आर्ट में नहीं हरा पाएगी। आखिरकार उसके पापा स्काई रोलिंग टाइगर एक मार्शल आर्ट फाइटर थे। फिर भी समर ने उन्हें मार डाला, इसलिए उसने समर को जहर देने का प्लान बनाया। अमित इस विचार से भड़क गया। वो समर को जहर देकर जरूर मार डालेंगे। तभी ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, अमित और निकिता समर को मारने की चर्चा ही कर रहे थे। अचानक अमित के फोन की घंटी बजी। उसने फोन निकाला और देखा कि सिक्योरिटी हेड का फोन था। अमित ने फोन उठाया और कहा, क्या प्रॉब्लम है? जल्दी बोलो, मैं बिजी हूँ। आगे से एक दर्द भरी आवाज आई, सीओ सर, अग्रवाल इंडस्ट्री के 2 लोग अभी ऊपर आ रहे हैं। उसकी बात सुनकर अमित ने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें क्या कहा था? अग्रवाल इंडस्ट्री से किसी को भी अंदर मत आने देना। फिर है कौन वो? अंदर कैसे आ रहे हैं? सिक्योरिटी गार्ड ने दर्द से कहा, सीओ सर, उनमें से एक नाम समर था, दूसरी एक लड़की इरा थी। समर ने सिक्योरिटी ग्रुप के सभी मेंबर्स को पीटा है और ऊपर अभी चला आ रहा है। स्पष्ट रूप से पिटाई से वो बुरी तरह से घायल हो गया था। अमित की अभिव्यक्ति बदल गई थी। उसने निकिता से कहा, निकिता, जल्दी से छिप जाओ, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा है कि समर और इरा अभी ऊपर ही आ रहे हैं। अमित की बात सुनकर निकिता के चेहरे के भाव बदल गए। उसने जल्दी से छिपने की जगह ढूंढ ली। निकिता एक सुनसान जगह में छिप गई। वो ऑफिस के पीछे एक सीक्रेट दरवाजे के पीछे गई थी, जो एक छोटे से कमरे में खुलता था और जहां अमित अक्सर शराब पीता और औरतों से एंजॉय करता था। निकिता के लिए छिपने के लिए जगह एकदम सही थी। तभी धमाके की आवाज आई। निकिता के छिपते ही ऑफिस का दरवाजा धक्का देकर खुल गया। समर और इरा ऑफिस में आ गए थे। समर को देखकर अमित चौंक गया। उसने नाराजगी भरे स्वर में कहा, समर, क्या तुम्हें पता नहीं कि किसी के ऑफिस में घुसने से पहले दरवाजा खटखटाना होता है? और तुम्हें अंदर आने के लिए कहा किसने? समर ने अमित से हल्के में कहा, सबसे पहले मुझे दरवाजा खटखटाना पसंद नहीं। दूसरी बात, जब मैं चाहता हूं तो अंदर चला जाता हूं। तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए? समर के हिसाब से अमित एक अच्छा आदमी नहीं था। उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे, इसलिए उसे उसकी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं थी। अमित एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। समर के शब्दों ने उसका गला रूंध गया था। फिर भी उसने खुद को संभाला और कड़क आवाज में कहा, समर, ये भाटिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के सीईओ का ऑफिस है, तुम्हारी खाला का घर नहीं। जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। समर ने भी दृढ़ता से कहा, तुम्हें उन्हें बुलाने की कोई जरूरत नहीं, मैंने उन सभी को पहले ही पीट दिया है। अमित ने अचानक खड़े होते हुए कहा, तुम तुम बाहर निकलो यहाँ से। वो जानता था कि समर बहुत ताकतवर है,
लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना ताकतवर होगा। सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को मारकर ऊपर पहुंच जाएगा। समर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैं चला जाऊंगा, तुम अग्रवाल इंडस्ट्री को 5 करोड़ रुपए का जुर्माना चुका दो। अमित उसके अनुरोध को अस्वीकार करने ही वाला था कि उसे निकिता के शब्द याद आ गए। अचानक उसे एक विचार आया। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, समर, मैं बता दूं कि मेरे पास आपको देने के लिए भी पैसे नहीं है, लेकिन हमारी कंपनी के पास बहुत सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हैं जो बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। मैं आपको 5 करोड़ रुपए के मूल्य के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हर्जाने के रूप में दे सकता हूँ। उसकी बात सुनकर समर एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अमित उन्हें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देकर हर्जाना चुकाना चाहेगा। उसने ईरा की तरफ मुड़कर कहा, ईरा, तुम क्या सोचती हो? क्या ये कंपनसेशन ठीक है? ईरा ने अमित की तरफ देखा। वो जानती थी कि उस आदमी ने पैसे चुकाने का पक्का इरादा नहीं किया है। वो पैसे तो वापस नहीं करेगा, लेकिन अगर उन्हें 5 करोड़ के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट मिल जाएं, तो बात बन जाएगी। आखिरकार भाटिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज द्वारा मैन्युफैक्चर्ड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट इंदौर में काफी मशहूर थे, लेकिन वो भी ये निर्णय नहीं ले पा रही थी। इसलिए उसने कियारा के नंबर पर कॉल किया और राय मांगी। फोन पर कियारा ने बताया कि वो 5 करोड़ के बदले न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ले सकते हैं। छुट्टियों के दौरान एम्प्लॉयज को इनाम के रूप में वो ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दे देंगे। फोन पर बात करने के बाद ईरा ने कहा, ठीक है, मैं इस विचार से सहमत हूँ। आप ये बताइए कि हमें न्यूट्रिशन सप्लीमेंट कब दे रहे हैं? अमित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कल सुबह। आप लोग कल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ले सकते हैं। और हाँ, समर को आकर इसे लेना होगा। वो कल समर के लिए एक बड़ा सा उपहार तैयार करने वाला था, जो उसे सीधे अलग से देना चाहता था। ईरा ने हल्के से कहा, ठीक है, हम कल सुबह आ जाएंगे। फिर वह मुड़ी और समर के साथ सीओ ऑफिस से बाहर निकल गई। ईरा को अमित से नफरत थी और वो उसके साथ ज्यादा देखना नहीं चाहती थी। वो जल्दी से वहां से बाहर निकल गई। उनके बाहर जाते ही अमित ने दरवाजे के पीछे छिपी निकिता से कहा, बाहर आ जाओ निकिता, समर और ईरा चले गए हैं। निकिता तुरंत कमरे से बाहर आई। उसने मोहक ढंग से आगे बढ़ते हुए अपने लाल होठों से अमित को किस कर लिया और मुस्कुराते हुए बोली, तुम कमाल हो, ये किस तुम्हारे लिए इस काम के लिए इनाम है। अमित का चेहरा उत्साह से लाल हो गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि निकिता उसे किस करेगी। उसने निकिता से पूछा, निकिता, हमारा अगला कदम क्या होगा? असल में अमित भी समर से बहुत गुस्सा था। समर ने पहले ही उसे पीटा था और एक बार उसे कंपनी के सिक्योरिटी गार्डों को भी पीट दिया था। जाहिर है समर उसकी बिल्कुल इज्जत नहीं करता था। अमित उसकी हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो समर से बदला लेना चाहता था। तभी निकिता ने मोहक मुस्कान के साथ कहा, अभी तुमने अच्छी बात कही है, कल वो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेने आएंगे। जब समर आएगा तो हम उसे अलग से न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का सेट देंगे, जिसमें हम जहर मिला देंगे। अमित ने निकिता से कहा, वाह निकिता, तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा है, मैं इसे तुम पर छोड़ता हूँ। हालांकि वो समर को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन वो दूसरों को जहर देने में माहिर नहीं था। इसलिए यह काम उसने निकिता पर छोड़ दिया। निकिता की आंखों में क्रूरता की झलक थी। उसने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, निश्चिंत रहो, मैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में जहर मिला दूंगी, समर को एक बड़ा सा गिफ्ट दूंगी। वहीं समर और इरा भाटिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से बाहर निकल गए थे। उन्हें पता नहीं था कि उनके खिलाफ क्या साजिश बन रही है। इरा ने कृतज्ञता से समर से कहा, थैंक यू समर, अगर तुम नहीं होती तो मैं भाटिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में एंटर भी नहीं कर पाती। कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन के लिए मुआवजा वापस लेना तो बात दूर की थी। समर ने हाथ हिलाते हुए कहा, इरा, हम दोस्त हैं, तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य है। समर की बात सुनकर इरा का चेहरा लाल हो गया। वो बेहद शर्मीली थी और ये 2 हफ्ते पहले की बात थी, जब वो समर से अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कह रही थी। समर ने तब भी उसकी मदद की थी। समर का ध्यान चलने में था और इरा के लाल हुए चेहरे पर उसने ध्यान नहीं दिया। इससे इरा थोड़ी निराश हो गई थी। जुर्माने के मुद्दे को सुलझाने के बाद दोनों अग्रवाल इंडस्ट्री की तरफ चल पड़े। जल्द ही दोनों वहां पहुंच भी गए। प्राची ने समर को सेल्स डिपार्टमेंट में जाते हुए रोकते हुए पूछा, समर, तुम कहाँ गए थे? समर ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मैं डायरेक्टर इरा के साथ भाटिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से जुर्माना वसूलने गया था। प्राची ने हैरान होते हुए कहा,
कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन का मुआवजा। समर, क्या वो 5 करोड़ देने के लिए मान गए हैं? वो भाटिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को जो हमें देना था। पर डायरेक्टर इरा कई बार गई है उनसे पैसे लेने, लेकिन उन्होंने तो मना कर दिया था। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कौन हूं? जब मैं गया तो अमित तुरंत भुगतान करने के लिए तैयार हो गया। उसने मुझे कल 5 करोड़ के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट मुआवजे के रूप में देने का वादा किया है। प्राची ने आंखों में सितारे भरते हुए कहा, समर, तुम तो कमाल के हो। वो जानती थी कि भाटिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री इंदौर की सबसे बड़ी कंपनी थी। उनसे पैसे निकलवाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन समर उनसे भी पैसे निकलवाने में कामयाब हो गया था। तब तक दोपहर हो चुकी थी। लंच का समय हो चुका था। अग्रवाल इंडस्ट्री के कर्मचारियों को दोपहर 12 से 1:30 तक 90 मिनट का लंच ब्रेक मिलता था। कर्मचारी अपने ब्रेक के दौरान झपकी ले सकते थे और खेल भी सकते थे। इससे उन्हें अपनी थकान दूर करने और दोपहर से ज्यादा अच्छे काम करने की मदद मिलेगी। दोपहर के भोजन के दौरान समर फूड कोर्ट में नहीं गया, बल्कि वो सीओ ऑफिस में चला गया। जब वो सीओ ऑफिस में पहुंचा तो कियारा अभी भी काम में बिजी थी। कियारा का आकर्षक चेहरा लग रहा था। चूंकि वो नीचे देख रही थी, काम कर रही थी, इसलिए समर उसकी फिगर की हल्की हल्की झलक देख रहा था। समर ने उसे गुस्से में देखा। उसकी नाक से खून निकलने ही वाला था। कियारा काम में व्यस्त थी, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसकी आक्रामक नजर ने उसे असहज कर दिया। कियारा ने ऊपर देखा तो पाया कि समर है, लेकिन समर काफी अजीब लग रहा था। उसकी आंखें भेड़िए की तरह लाल हो गई थी। उसकी आंखें हरे रंग में रंग गई थी। उसकी आंखें काफी डरावनी भी लग रही थी। कियारा ने उलझन में अपनी आंख के झपकाते हुए कहा, अभी आपकी आंखें इतनी लाल और हरे रंग की क्यों हो रही है? उसकी बात सुनकर तुरंत समर ने कहा, अरे नहीं, मेरा दिमाग फिर से धुंधला हो गया और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। वो कियारा को देखकर फिर से एक्साइटेड हो गया था। उसने सिर हिलाते हुए अपने आप से कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये उसका ऑफिस है। वैसे ही मैंने उससे वादा किया है कि शादी के बाद मैं उसके आगे रिश्ते बढ़ाऊंगा। समर ने अपने निचले होठ को जोर से काटा। उसके होठ से खून रिसने लगा, लेकिन वो काफी नहीं था। उसकी आंखें अभी भी लाल और हरी थी। उसे लग रहा था कि वो खुद को रोक सकता था। अपने आप को कंट्रोल कर पाना मुश्किल लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के अंदर कुछ रेंग रहा हो। पानी, पानी, पानी। समर को अचानक पायल की बात याद आई। उसने उससे कहा था कि जब भी काबू न रख पाए तो वो अपने चेहरे पर पानी के छींटे मार ले। ये विचार आते ही समर ने बड़ी मुश्किल से कियारा के डेस्क पर रखा पानी उठाया और अपने चेहरे पर छिड़क लिया। समर के गिलास का पूरा पानी उसके चेहरे पर गिर गया। उसका चेहरा, बाल, आंखें, नाक सब गीले हो गए और पूरी तरह से भीग गया था। उसका मन तुरंत शांत हो गया और उसके अंदर की आग बुझ गई। उसको ऐसा देखकर कियारा ने अपनी भौहें सिकोड़ दी और हैरान होकर पूछा, समर, तुमने अभी अपने ऊपर पानी क्यों डाला? उसे समर की हरकतें समझ नहीं आ रही थी। समर की नजरें और हरकतें बहुत अजीब थी। एक पल में सब कुछ बदला बदला हुआ लग रहा था। समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं ठीक हूँ। थोड़ी गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने प्यास बुझाने के लिए थोड़ा पानी पी लिया। समर नहीं चाहता था कि कियारा उसके बारे में चिंता करे, इसलिए उसने अपनी समस्या के बारे में नहीं बताया। इसके अलावा अगर उसने सच भी कहा होता तो भी समर को नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसको ऐसा लग रहा था कि आश्रम जाकर मोंक के मास्टर से मिलना पड़ेगा। मोंक के मास्टर को शायद कुछ पता हो सकता था। उसकी बात सुनकर कियारा ने आंखें घुमाई। उसने मन ही मन कुछ सोचा, अगर आपको प्यास लगी थी तो चेहरे पर पानी क्यों डाला? अगर आप चेहरे पर पानी छिड़कोगे तो पियोगे कैसे? क्योंकि समर की हरकतें अजीब थी, लेकिन अगर वो कुछ बताना नहीं चाहता था तो कियारा उससे पूछताछ नहीं करती थी। आखिरकार उसके चेहरे पर पानी छिड़कना कोई बड़ी बात भी नहीं थी। समर ने अपने मन पर काबू पाने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, हनी, दोपहर हो गई है, चलो खाना खाते हैं। उसकी बात सुनकर कियारा ने अपनी घड़ी देखी और दोपहर हो चुकी थी। समर के याद दिलाने पर उसे लगने लगा कि बहुत भूख लगी है। कियारा ने एक आकर्षक मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, चले लंच करते हैं। ये कहते वो समर के साथ फूड कोर्ट की तरफ चल पड़ी। कियारा लंबी और आकर्षक फिगर वाली लड़की थी। चलते समय उसकी एक मोहक खुशबू आ रही थी, जिसने समर की नजरें अपनी तरफ खींच ली। फूड कोर्ट को 3 हिस्सों में बांटा गया था। पहला सीईओ का एरिया, दूसरा हायर ऑफिसर्स के लिए और
आखिरी रेगुलर कर्मचारियों के लिए। सीईओ स्वाभाविक रूप से अन्य कर्मचारियों के साथ भोजन नहीं कर सकती थी। उन्हें खाते समय कंपनी के मामलों पर विचार करना पड़ता था। रेगुलर कर्मचारियों के एरिया में बहुत शोर भी होता था। समर और कियारा सीधे सीईओ के डाइनिंग एरिया में चले गए। ये सफेद संगमरमर से सजा हुआ 20 वर्ग फुट का बूथ था। हालांकि ये ज्यादा बड़ा नहीं था, फिर भी ये उन दोनों के लिए काफी था। कियारा को और कुछ खाना पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपने लिए एक चाय मंगवा ली। कंपनी के फूड कोर्ट में एक खास चाय की दुकान थी। जल्द वो 2 कप उलांग चाय डेस्क पर ले आए। समर ने कियारा के लिए एक कप चाय डाली और खुद भी एक घूंट लिया। चाय का स्वाद वाकई लाजवाब था। दोनों ने 4 व्यंजन फिर मंगवाए। अगर वो बहुत ज्यादा खाना मंगवाते तो सारा खाना खत्म भी नहीं कर पाते। उन्होंने 4 कटोरे चावल मंगवाए। समर 3 कटोरे चावल खाने वाला था, जबकि कियारा सिर्फ 1 कटोरा ही खाने वाली थी। एक लड़के की भूख हमेशा लड़की से ज्यादा होती है। भोजन करते समय दोनों ने कंपनी के मामले पर चर्चा की। कियारा ने एक सब्जी का टुकड़ा खाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, जानू, मुझे लगता है कि मैं कंपनी का आगे बढ़ा सकती हूँ। समर ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम कंपनी का विस्तार करना चाहती हो? असल में समर नहीं चाहता था कि कियारा कंपनी का विस्तार करे। अगर कंपनी ज्यादा बढ़ेगी तो और भी ज्यादा बिजनेस डील प्रोजेक्ट्स होंगे। कियारा और भी ज्यादा बिजी हो जाएगी। वो नहीं चाहता था कि कियारा बहुत ज्यादा बिजी हो जाए। लेकिन समर ये भी जानता था कि कियारा एक वर्कहोलिक लड़की है। उसको हमेशा काम में बिजी पैर रहना पसंद है। वो एक स्ट्रॉन्ग लड़की थी जिसका एंटरप्रेन्योर बनना तय था। वो चाहती थी कि उसकी कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बने। उसकी तुलना में वो ज्यादा आलसी और लापरवाह था। बेशक अगर कियारा वाकई में कंपनी का विस्तार करना चाहती थी तो समर उसका साथ जरूर देगा। आखिरकार उन दोनों को अपने अपने लक्ष्य पता थे। वह अपनी पसंद की वजह से उसके सपनों को रोक नहीं सकता था। कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए अग्रवाल इंडस्ट्री पहले ही इंदौर की नंबर 1 कंपनी है। मैं किसी दूसरे शहर में ब्रांच खोलने जा रही हूँ। समर ने एक चम्मच चावल खाते हुए कहा, ये तो अच्छा है, लेकिन तुम शेयरों को कैसे बांटोगी? क्या आप अभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 3 फाउंडर्स के साथ प्रॉफिट शेयर करोगी? असल में समर ने कियारा के विचार का विरोध नहीं किया। कंपनी का विस्तार करना अच्छी बात थी, लेकिन समर तीनों फाउंडर मेंबर्स को 60% लाभ देने के लिए सहमत नहीं था। कियारा ने कंपनी में अपना दिल और आत्मा लगा दी थी। अगर वो अक्सर ओवर टाइम करती रहती थी, रात भर जागती रहती थी, बाकी 3 फाउंडर्स मेंबर्स कुछ भी नहीं करते थे, बस आसानी से प्रॉफिट का 60% हिस्सा ले लेते थे। इसके अलावा वे अभी भी संतुष्ट थे और अधिक भी लाभ चाहते थे। कियारा ने दुखी होकर कहा, मैं भी इससे परेशान हूँ समर। मुझे डर है कि अगर मैंने एक ब्रांच खोली तो डायरेक्टर्स हंगामा खड़ा कर देंगे। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चिंत रहो, अगर उन तीनों को तुमसे कोई दिक्कत हुई तो मैं उन्हें देख लूंगा। कियारा ने तुरंत मना करते हुए कहा, आप उनको मार नहीं सकते। आखिरकार वो मेरे सीनियर हैं, मेरे दादा के समान हैं। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं हिंसा का प्रयोग नहीं करूंगा। मैं एक नरम तरीका अपनाऊंगा। हिंसा के अलावा और भी सबक सिखाने के लिए तरीके थे। हर किसी में कोई ना कोई तो कमजोरी होती है। समर बस उनकी कमजोरी का इस्तेमाल करके उनको सबक सिखाने वाला था। दोनों खाना खाते हुए बात करते रहे। जल्द ही काम पर वापस जाने का समय हो गया। समर जब सेल्स डिपार्टमेंट में लौटा तो उसे थोड़ी बोरियत महसूस हो रही थी। समर ने सोचा कि क्या करे। अचानक उसे एहसास हुआ कि वो तीनों फाउंडर डायरेक्टर्स के बारे में कुछ नहीं जानता। वो उनकी जानकारी इकट्ठा करने में कुछ समय लगा सकता है। समर ने सेल्स डिपार्टमेंट में अपना एक कलीग से पूछा। उन्हें 3 फाउंडर्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वो सभी कंपनी के हाई रैंकिंग मेंबर्स थे। हालांकि उनके कलीग उनके नाम जानते थे, लेकिन उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। उनसे बात करने के बाद समर ने खुद से कहा, ओह हाँ, मुझे तो इरा से मिलना पड़ेगा। उसे जरूर इस बारे में पता होगा क्योंकि वो हायर पोस्ट पर है। ये सोचते वो इरा के ऑफिस की तरफ चल पड़ा। 5 मिनट बाद वो इरा के ऑफिस में पहुंचा। उसने मुस्कुराते हुए इरा से कहा, इरा, क्या तुम बिजी हो? इरा सेल्स डिपार्टमेंट की सेल्स रिपोर्ट तैयार कर रही थी। उसने हाथ में रखे कागज नीचे रख दी। समर की तरफ देखते हुए कहा, समर, क्या बात है? समर ने मुस्कुराते हुए कहा, हीरा, मैं 3 फाउंडर मेंबर्स के बारे में जानकारी जानना चाहता हूँ। क्या तुम उनके बारे में जानती हो? हीरा ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मैं उनके बारे में थोड़ा जानती हूँ। उनका नाम रणविजय, हेमराज चड्डा और सूर्य प्रताप ठाकुर है। उन्होंने सीईओ केरा के दादाजी के साथ मिलकर कंपनी की स्थापना की थी।
समर ने आगे पूछा, ईरा, क्या तुम जानती हो वो रहते कहाँ हैं? ईरा ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे ये नहीं पता कि रणविजय सिंह रहते कहाँ हैं, लेकिन मुझे पता है कि हेमराज चड्ढा और सूर्य प्रताप ठाकुर दोनों इंदौर की सनशाइन सोसाइटी में रहते हैं। समर ने उसकी बात सुनने के बाद कहा, थैंक यू ईरा। ये कहने के बाद वो ईरा के ऑफिस से बाहर निकल आया। ईरा ने समर के जाते ही चेहरे को देखकर भौहें सिकोड़ दी। उसे समझ नहीं आ रहा कि समर फाउंडर मेंबर्स का एड्रेस क्यों पूछ रहा है। समर ने ईरा को यह नहीं बताया कि उसने 3 फाउंडिंग मेंबर्स का पता इसलिए मांगा ताकि वो उनकी जांच पड़ताल कर सके। यह कोई बड़ा काम नहीं था, यह अच्छा काम था कि उसके कामों के बारे में कम लोगों को पता चले। समर सेल्स डिपार्टमेंट में वापस आया। उसने कंपनी से निकलने के लिए आधे दिन की छुट्टी ले ली। उसने फाउंडर मेंबर्स की जांच करने का प्लान बनाया था। बेशक समर को रणविजय का एड्रेस नहीं मिला, इसलिए उसने पहले हेमराज और सूर्य प्रताप की जांच करने का फैसला किया। सनशाइन सोसाइटी इंदौर की हाई क्लास सोसाइटी थी। हालांकि वहां रहने वाले ज्यादातर लोग बुजुर्ग ही थे, इसलिए सोसाइटी का वातावरण शांत और सुकून भरा था। यह रिटायर्ड बुजुर्गों के लिए एक अच्छी जगह थी। समर सनशाइन सोसाइटी पहुंचकर दंग रह गया। यह सोसाइटी को आर्टिफिशियल लेक के ठीक सामने बनाया गया था। सोसाइटी में अनगिनत ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। सोसाइटी बहुत साफ सुथरी और बेदाग थी। जैसे वो सोसाइटी एंटर करने वाला था, वहां के गार्ड्स ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा कि सोसाइटी में अजनबियों की एंट्री नहीं है। उसकी बात सुनते ही समर ने 10,000 रुपए निकाले और गार्ड की तरफ बढ़ा दिए। पैसे देखते ही गार्ड की आंखों में चमक आ गई। ये पैसे उसके मंथली पे के लगभग बराबर थे। वो कैसे लालच में ना आता। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? गार्ड ने कहा, जी जरूर। लेकिन तभी समर ने कुछ याद करते हुए पूछा, ओ हाँ, क्या आप जानते हैं कि हेमराज चड्ढा और सूर्य प्रताप ठाकुर कौन से घर में रहते हैं? गार्ड ने कहा, वो ब्लॉक ए बिल्डिंग 2 में रहते हैं। एक 9वीं मंजिल पर रहता है, दूसरा 10वीं मंजिल पर। वो पड़ोसी हैं। समर ने गार्ड की बात ध्यान से सुनी और सोसाइटी के अंदर की तरफ चल पड़ा। वो 9वीं मंजिल पर पहुंचा जहां हेमराज रहता था। उसने ध्यान से सुना और पाया कि अपार्टमेंट के अंदर किसी की आवाज नहीं आ रही थी। घर पर कोई था नहीं। फिर वो सूर्य प्रताप के घर पहुंचा। उसके अपार्टमेंट में किसी की आवाजें आ रही थी। जरूर उसके घर पर कोई था, लेकिन 10वीं मंजिल पर एक सिक्योरिटी डोर था। वो सीधे अंदर नहीं जा सकता था। बेशक सिक्योरिटी डोर समर के लिए कुछ भी नहीं था। वो कभी भी अंदर घुस सकता था, लेकिन अगर ऐसा वो करता तो घर के अंदर मौजूद लोग सतर्क हो जाते। समर ने एक पल सोचा कि उसे एक आइडिया आया। वो बालकनी के से अंदर जा सकता था। समर बहुत स्किल्ड था और वो बिल्डिंग के पीछे गया। पानी के पाइप, बालकनी की रेलिंग और सिक्योरिटी जाल की मदद से बिल्डिंग पर चढ़ गया। वो स्पाइडरमैन जैसा लग रहा था। उसके हाथ पैर मनोचुंबकीय बन गए थे, दीवारों से चिपके जा रहे थे। और तेजी से बिल्डिंग की दीवार पर चढ़ गया। अगर कोई नीचे से देख रहा था तो दंग रह जाता। 10वीं मंजिल की बालकनी की खिड़की खुली थी। जाहिर है किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि कोई 10वीं मंजिल पर चढ़ेगा, इसलिए उन्होंने हवा लेने के लिए खिड़की खोली हुई थी। समर बालकनी की खिड़की पर चढ़ गया। वो सावधानी से अपार्टमेंट में आ गया। जैसे वो अपार्टमेंट में आया, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। समर के होठ फड़फड़ाने लगे। यह आवाज उन सभी के लिए जानी पहचानी होगी जिन्होंने मूवी देखी होगी। समर ने ध्यान से लिविंग रूम का पर्दा हटाया और अंदर देखा। जैसे उसने उम्मीद की थी, 2 बूढ़े लिविंग रूम में बैठे हॉलीवुड मूवी देख रहे थे। उनके पास 2 विदेशी लड़कियां भी खड़ी थी, जिनके शरीर पर नाम मात्र कपड़े थे। समर अवाक रह गया था। उसे लगा कि वो सब समय से पीछे जा रहा है। उसने मन ही मन सोचा, ये क्या बकवास है, आजकल के बूढ़े खुलेआम मस्ती करते हैं। समर ने जल्दी से अपना फोन निकाला, उन बिगड़ेल बुजुर्गों की कुछ फोटो ले ली। फिर उसने उन तस्वीरों को अपने फोन और बैकअप आईडी पर सेव कर लिया। दाएं तरफ के गंजे बूढ़े आदमी ने कहा, हेमराज, लड़कियां अच्छी है ना? चश्मा पहने हेमराज ने कहा, सूर्य प्रताप, तुम बहुत विकृत बूढ़े हो। तुम इतने बूढ़े हो गए हो, फिर भी तुम इन नौजवान लड़कियों के साथ। सूर्य प्रताप ने उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, हेमराज, नाटक करना बंद करो। तुम भी तो मजे ले रही हो। मैंने सुना है कि तुमने एक दूसरी औरत भी रखी है। हेमराज ने उसकी बात सुनकर हैरान होते हुए कहा, सूर्य प्रताप, मैंने सोचा था कि तुम अच्छे आदमी हो, लेकिन मुझे पता चला है कि तुम्हारा एक नाजायज बेटा भी है। सूर्य प्रताप ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा,
अरे भाई, जो भी है, हम दोनों अच्छे आदमी नहीं हैं। हम एक दूसरे की आलोचना करने की स्थिति में भी नहीं हैं। दोनों बूढ़ों ने एक दूसरे की इंसल्ट की, एक दूसरे पर गंदी बातें उजागर की। बेशक ये दोनों ही अच्छे इंसान नहीं थे। हेमराज ने अपनी भौहें सिकोड़ी और कहा, सूर्य प्रताप, कंपनी के अंदर हमारे स्टॉक को बढ़ाने में रणविजय के सुझाव के बारे में तुम क्या सोचते हो? सूर्य प्रताप ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, मुझे लगता है कि उसका विचार अच्छा है। कंपनी में हम दोनों के पास सिर्फ 20% हिस्सेदारी है। ये बहुत कम है। कियारा के अकेले के पास 40% हिस्सेदारी है। मुझे लगता है कि कंपनी के शेयर हम चारों के लिए बराबर हो जाने चाहिए। हम में से हर एक के पास 25% शेयर होने चाहिए। हेमराज ने भी सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे भी यही लगता है कि हमारे शेयर बढ़ा देने चाहिए। मुझे अभी भी अपने नाजायज बेटे का पेट पालना है। सूर्य प्रताप ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, मुझे भी तो दूसरी औरत को पैसे देना है। हेमराज ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर चलो चलो वही करते हैं जो रणविजय ने कहा था। कियारा के सामने हम अकेले कमजोर पड़ जाएंगे। अगर वो हमारे स्टॉक बढ़ाने में इनकार करती है तो हम एकजुट होकर उसे निपट सकते हैं। उसके बाद वो दोनों हंसने लगे। समर पर्दे के पीछे खड़ा होकर ये सारी बातचीत रिकॉर्ड कर रहा था। उसका दिल गुस्से से उबल रहा था कि यार हर रोज बहुत मेहनत करती थी और प्रॉफिट का 60% लोग यही लेकर चले जाते थे। तभी समर ने अचानक पर्दे के पीछे से बाहर आकर कहा, "हा, तुम लोग इतने बूढ़े हो गए हो लेकिन अभी भी नौजवान लड़कियों के साथ ये सब करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती?" समर को देखकर दोनों बूढ़े आदमी पीले पड़ गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये क्या हो रहा है? इस अपार्टमेंट में कोई और कैसे आ सकता है? सूर्य प्रताप उस अपार्टमेंट का मालिक था। उसने जोर से चिल्लाते हुए पूछा, कौन हो तुम मेरे अपार्टमेंट पर कैसे आए? समर ने अपना इंट्रो देते हुए कहा, ओह, मैं तुम लोगों का अपना इंट्रो देना तो भूल ही गया। मेरा नाम समर है। मैं अग्रवाल इंडस्ट्री का सेल्समैन हूँ। उसकी बात सुनकर दोनों बुजुर्गों ने राहत की सांस ली। एक दूसरे को देखा। पहले तो उन्हें लगा कि कोई आदमी खास होगा, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो बस एक रेगुलर सेल्समैन है। दोनों बूढ़े व्यक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फाउंडर मेंबर थे, लेकिन वो केवल कंपनी का प्रॉफिट ही इकट्ठा करते थे। कभी कंपनी में नहीं जाते थे, इसलिए वो समर से कभी भी नहीं मिले थे। समर का नाम उन्हें जाना पहचाना लगा, लेकिन उन्हें याद नहीं आ रहा था कि ये नाम उन्होंने कहाँ सुना था। अचानक हेमराज के चेहरे के भाव बदल गए। उसने धीमी आवाज में कहा, सूर्य प्रताप, मेरा एक दूर का रिश्तेदार कंपनी में काम करता है। मुझे याद है कि उसने कहा था सीईओ कियारा के पति का नाम समर है। सूर्य प्रताप दंग रह गया। उसने कहा, सीईओ कियारा का पति समर है? समर ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, आप लोगों को मेरे दर्शन करने का मौका मिल गया। मैं कियारा का पति हूँ। क्या आप लोग मुझे देखकर खुश हैं? खुश? वो लोग कैसे खुश हो सकते थे जो लड़कियों के साथ मस्ती कर रहे थे, कियारा के खिलाफ साजिश बना रहे थे? और समर ने उनकी बातें सुन ली। वो खुश हो कैसे सकते थे? सूर्य प्रताप ने तुरंत रिएक्ट किया। उसने टीवी का रिमोट पकड़ा और टीवी बंद कर दिया। लड़कियों को इशारे से कमरे में जाने के लिए कहा। उसके बाद उसने ठंडी आवाज में समर से कहा, समर, मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। ये मेरा घर है। प्लीज अभी यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। समर ने तिरस्कार के साथ कहा, सूर्य प्रताप, तो क्या हुआ? ये तुम्हारा घर है। मैं अंदर नहीं आ सकता क्या? सूर्य प्रताप के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने अपना मोबाइल निकाला और पुलिस को फोन करने की तैयारी में था। तभी समर ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, मेरी सलाह है कि तुम लोग पुलिस को फोन ना करो। अगर तुमने पुलिस को फोन किया तो मैं तुम्हारे राज दुनिया को बता दूंगा। सूर्य प्रताप ने बोहें चढ़ाई और कहा, हमारे राज? हमारा कोई राज नहीं है। तुम खुद ही बातें बना रहे हो। हेमराज भी घबरा गया था। वो दोनों न सिर्फ लड़कियों के साथ मस्ती कर रहे थे, बल्कि अपनी नाजायज बीवी और नाजायज बेटे के बारे में भी बातें कर रहे थे। अगर ये बात बाहर आ जाती तो उनके और उनके परिवार के रेपुटेशन को ठेस पहुंचती। वे ऐसे अपनी रेपुटेशन खराब नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तो बस बातें ही की थी। अगर उन्होंने अपनी हरकतों से इनकार कर दिया तो समर क्या कर सकता था? क्या लगता है आपको, क्या समर की वो बात मानेंगे, या फिर समर उनकी बात को सबको फैला देगा? क्या होगा आगे की कहानी में जानने के लिए जुड़े रहिए।
सीक्रेट घर जमाई कहानी के साथ। दोस्तों कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करके बताएं कहानी कैसी लग रही है। और दोस्तों नीचे हाइप का बटन है वो भी जरूर दबा दें, और साथ ही आप कौन से गांव और शहर से हैं ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।